नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन गैलेक्सी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम उस बिंदु की बात करेंगे जिसका नाम है व्याकरण। मित्रों, अगर मैं व्याकरण का विच्छेद करूं तो इसका विच्छेद होगा वि धन आ धन करण। मैं आपको बता दूं, विच्छेद दो प्रकार से किया जाता है, संधि विच्छेद और शाब्दिक विच्छेद। हम व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो बी धन आ धन करण, जिसका शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार समझना, जिसका शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार समझना। मित्रों, अगर मैं व्याकरण की परिभाषा की बात करूं तो पुस्तक विधा कृति संस्करण। पुस्तक विधा कृति संस्करण रचना। कैसी है दोस्तों? व्याकरण है। पाणिनि महोदय के अनुसार व्याकरण एक ग्रंथ है। पाणिनि महोदय के अनुसार व्याकरण एक ग्रंथ है। मित्रों, व्याकरण का अगर मैं शाब्दिक विच्छेद करूं तो बी धन आ धन करण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली प्रकार समझना। इसको अगर मैं पारिभाषिक रूप दूं तो पुस्तक विधा या कृति संस्करण जैसी रचनाओं को व्याकरण कहते हैं। पाणिनि महोदय के अनुसार व्याकरण ग्रंथ है। मित्रों, पाणिनि महोदय के अनुसार व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण हमें तीन बातों की जानकारी प्रदान कराता है। व्याकरण दोस्तों हमें तीन बातों की जानकारी प्रदान कराता है। उच्चारण का ज्ञान, दूसरा लेखन का ज्ञान, प्रयोग का ज्ञान। व्याकरण हमें तीन बातों की जानकारी प्रदान कराता है: उच्चारण का ज्ञान, लेखन का ज्ञान, प्रयोग का ज्ञान। अर्थात व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। दोस्तों, मैं इसका पुनः दोहरान करूंगा। व्याकरण बी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण का शाब्दिक विच्छेद बी धन आ धन करण, जिसका शाब्दिक अर्थ है भली प्रकार समझना। अगर मैं इसको परिभाषित रूप प्रदान करूं मित्रों तो पुस्तक विधा कृति संस्करण रचना व्याकरण है। पाणिनि महोदय के अनुसार व्याकरण एक ग्रंथ है। दोस्तों, व्याकरण हमें तीन बातों की जानकारी प्रदान कराता है: उच्चारण का ज्ञान, लेखन का ज्ञान, प्रयोग का ज्ञान। अर्थात व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें लेखन, शुद्ध उच्चारण तथा शुद्ध
ज्ञान का, शुद्ध प्रयोग के ज्ञान का को प्रदान करता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। व्याकरण को करण को 3 भागों में बांटा गया। मित्रों, व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगर मैं बात करूं व्याकरण के भागों की, तो वर्ण विचार, अगला है आपका शब्द विचार, वाक्य विचार। मित्रों, सबसे बड़ा वाक्य, फिर इससे छोटा शब्द और सबसे छोटा वर्ण आता है। अर्थात सबसे बड़ा वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण। सबसे बड़ा वाक्य, फिर शब्द, फिर वर्ण। दोस्तों, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। वर्ण, शब्द, वाक्य। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। मित्रों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं इसी तथ्य को और आगे बढ़ाने के प्रयास में हम बात करेंगे मित्रों वर्ण विचार की। अब हम बात करेंगे वर्ण विचार। अगला बिंदु है हमारा वर्ण विचार। दोस्तों, वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण तथा वर्णों का शुद्ध प्रयोग ही वर्ण विचार कहलाता है। वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण तथा वर्णों का शुद्ध प्रयोग वर्ण विचार कहलाता है। मित्रों, वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण तथा वर्णों का शुद्ध प्रयोग ही हम वर्ण विचार कहलाता है। मित्रों, वाक्य, अगला जो बिंदु आता है वाक्य, शब्दों के योग से शब्द वर्णों के योग से तथा वर्ण ध्वनि से बना है। मित्रों, वाक्य शब्दों के योग से तथा शब्द
वर्णों के योग से और वर्ण ध्वनि से मिलकर बना है। अब बात आती है ध्वनि क्या है मित्रों, ध्वनि क्या है दोस्तों। अब प्रश्न निकलता है हमारा, ध्वनि क्या है दोस्तों। भाषा की मौखिक इकाई, भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं अपने मुंह से बोलूं ए क्या है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, ए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि को मैंने लेखन के रूप में ए शब्द में या ए वर्ड में प्रयुक्त किया, अर्थात भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। जैसे ए, जैसे ए। मित्रों वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण तथा वर्णों का शुद्ध प्रयोग ही वर्ण विचार कहलाता है। वाक्य शब्द के योग से, वाक्य कैसे मिलकर बना है, वाक्य शब्द के योग से, शब्द वर्णों के योग से तथा वर्ण ध्वनि से मिलकर बना होता है। सवाल अब उठता है मित्रों, ध्वनि क्या है। भाषा की वह मौखिक सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। दोस्तों वर्ड की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, वर्ड की परिभाषा की बात करूं, इन से मिलकर मैं अगर वर्ड की परिभाषा की बात करूं, वर्ड की परिभाषा मित्रों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मित्रों अगला बिंदु आता है हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई देखना दोस्तों, मैंने बोला है भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब मित्रों यहां गौर करना, यहां लिखा है भाषा की मौखिक इकाई। दोस्तों मौखिक इकाई ध्वनि और लिखित इकाई वर्ण, जबकि अगली वाक्य में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो मित्रों जहां मौखिक और लिखित यानी शर्तें ना दी गई हों, वहां भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है।
कौन सी होती है दोस्तों? वर्ण होती है। अगर मैं बात करूं भाषा अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। मित्रों, भाषा अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तो वो होगी मित्रों शब्द। कौन सी होगी लाडलो? शब्द। अगर मैं बात करूं अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं? अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं? अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों, अर्थ के आधार पर भाषा के अंग दो होते हैं, वाक्य और शब्द। मित्रों, मैंने अभी लिखा था वर्ण, शब्द, वाक्य। प्रश्न है हमारा, अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं? दोस्तों, वाक्य और शब्द का सार्थक अर्थ निकाला जा सकता है, जबकि वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। मित्रों, तो अर्थ के आधार पर भाषा के कितने अंग होते हैं? दो। कौन कौन से? वाक्य और शब्द। कौन कौन से होते हैं मित्रों? वाक्य और शब्द। अब मित्रों, अगर मैं बात करूं भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। मित्रों, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे जानना चाहूं भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? भाषा का सबसे बड़ा अंग क्या होगा? तो आपको मैं बता दूं मित्रों, भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य होता है। मित्रों, मैंने आपको इन बिंदुओं के आधार पर भाषा की इकाइयां, जो कि लेखन के आधार पर, मौखिक आधार पर और अर्थ तथा भावार्थ के आधार पर अवगत कराया। अब आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्ण। दोस्तों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। मित्रों, कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर और
व्यंजन वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। दोस्तों, स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। मित्रों, स्वर स्वतंत्र होते हैं क्या? हमारे भारत देश के समय स्वर स्वतंत्र हुए थे? नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है। स्वर स्वतंत्र इसलिए माना गया क्योंकि स्वर वर्णों को बोलने पर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। दोस्तों, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, इसलिए स्वरों को स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। देखते हैं दोस्तों, वर्ण को हमने दो भागों में विभाजित किया, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन वर्ण स्वतंत्र नहीं होते। मित्रों, अब हम बात करेंगे स्वर की परिभाषा, अर्थात स्वर किसे कहते हैं। दोस्तों, स्वर ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु वाग यंत्र से निकलते समय किसी भी रुकावट का सामना नहीं करती। अर्थात वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। मित्रों, उन्हें हम स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं स्वर की परिभाषा की बात करूं तो स्वर ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं। मित्रों, स्वर ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय दोस्तों, जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु वाग यंत्र। दोस्तों, क्या कह रहा है? स्वर ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राण वायु वाग यंत्र से निकलते समय किसी रुकावट का सामना नहीं करती, उन्हें स्वर कहते हैं। दोस्तों, हम स्वर की परिभाषा देखें। वे वर्ण
जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं पड़ती या किसी अन्य वर्ड की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वर्ण स्वर वर्ण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो स्वर ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु वाग यंत्र से निकलते समय किसी भी रुकावट का सामना नहीं करती, ऐसे वर्ण स्वतंत्र वर्ण या स्वर वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण स्वतंत्र वर्ण या स्वर वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों अगले वर्ण यानी व्यंजन, अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं किए जाते, या फिर मैं बोलूं वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, जिन्हें उच्चारित करने या बोलने में अन्य वर्ण या स्वर की सहायता से बोला जाता हो, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण या स्वरों की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। मित्रों वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, जिन्हें किसी अन्य वर्ण या स्वर की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहा जा सकता। मित्रों प्रत्येक वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहा जा सकता। मित्रों प्रत्येक वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहा जा सकता। जैसे मैं बोलूं राम, जैसे राम, आम, अर्थात ऐसे वर्ण जिनमें ध्वनि का उतार चढ़ाव होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अक्षर कह सकते हैं। दोस्तों स्वर यानी स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण या स्वरों की आवश्यकता या सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों प्रत्येक वर्ण को अक्षर कहते हैं, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। मित्रों अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखना दोस्तों, अब हम बात करेंगे स्वर की।
दोस्तों स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है और 13 स्वर मूल भाषा में होते हैं। इन्हें संस्कृत में अच कहा जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है और इन स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। दोस्तों इन स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है। अगर मैं बात करूं हिंदी के स्वर वर्णों की, तो इनकी संख्या होती है 11। हिंदी के स्वर वर्ण, हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है। स्वरों की संख्या 11। अब हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो वे कौन कौन से? ए, आ, लघु ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। मित्रों ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। अर्थात अगर हम इन्हें देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दोस्तों हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हमने छोटी कक्षा में पढ़ा है दोस्तों अंग, हाँ, इन्हें हम अयोग्यवा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अयोग्यवा, अयोग्यवा। अर्थात आ धन योग धन वा, आ धन योग्य धन वा। आ प्रत्यय यानी नहीं, आ प्रत्यय लगा हो वहां नहीं, योग यानी जोड़ना, योग यानी जोड़ना, वा यानी वहन करना, वहन। मित्रों अगर मैं बात करूं इसको हम अंग यानी अनुस्वार, अनुस्वार विसर्ग के रूप में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन अयोग्यवा, अयोग्यवा अंग और हा या फिर अंग और हा, जिसको हम अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं, प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है। इन अयोग्यवा वर्णों का प्रयोग स्वरों के साथ किया जाता है, ये व्यंजनों के साथ प्रयुक्त नहीं होते। ये कैसे हैं? व्यंजनों के साथ प्रयुक्त नहीं होते। मित्रों अब हम बात कर रहे थे मूल स्वर यानी मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13, जिनको हम अच बोलते हैं। क्या कहते हैं? अच। दोस्तों संस्कृत में ऋ और लाम रा लगा के लेर, इस प्रकार संस्कृत यानी मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13। ऋ और
लिर रिर और लिर लगाकर मूल भाषा में संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। दोस्तों अब बात आती है रिर। अगर मैं इस री को इसमें अगर एक घुंडी लगा दूं तो ये कैसी होगी दोस्तों? ह्रस्व री। कैसी होगी? ह्रस्व री। अगर मैं इसे दो घुंडी हा की आकृति के नुमा बनाऊं तो यह है दीर्घ री होती है, जिसका प्रयोग संस्कृत यानी मूल भाषा में किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों इससे आगे बिंदु को बढ़ाने से पहले हम बात करेंगे स्वरों के प्रकारों की। स्वरों के प्रकारों की। स्वर के प्रकार मित्रों, मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर तीन प्रकार के मित्रों, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 ह्रस्व स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वर को हम एक मात्रिक लघु ह्रस्वर यानी इसमें कम समय लगता है, इसीलिए इसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इसको लघु स्वर या मूल स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है मित्रों, मात्रा या उच्चारण के आधार पर दूसरा प्रकार है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिसको गुरु स्वर या संधि स्वर या द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमने स्वर को ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, जिसको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का या कम समय लगता है, इसी कारण से इनको हम एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर यानी गुरु स्वर। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर या संधि स्वर के नाम से जाना जाता है। इनमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। अगला प्रकार है हमारा विलुप्त। स्वर। दोस्तों अगर मैं बात करूं एक मात्रिक स्वर की, एक मात्रिक स्वर, दोस्तों इनकी संख्या 4 होती है मित्रों। इनकी संख्या 4 होती है। वो कौन कौन से? ए, लघु ई, लघु ऊ और ऋ। अगर मैं बात करूं दीर्घ स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर की,
द्विमात्रिक स्वर, इनकी संख्या 7 होती है मित्रों। कितनी होती है इनकी संख्या? 7 होती है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ, औ। दोस्तों एक मात्रिक स्वर की संख्या 4 होती है, ए, लघु ई, लघु ऊ और रेर, जबकि द्विमात्रिक स्वर की संख्या 7 होती है, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ, औ। अगर मैं बात करूं विलुप्त स्वर की, विलुप्त स्वर, तो इनकी संख्या हिंदी में 8 होती है दोस्तों। कितनी होती है? हिंदी में 8 होती है। ए, आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, आई, ओ और औ। दोस्तों विलुप्त स्वरों की संख्या हिंदी में 8 होती है, जबकि संस्कृत में या मूल भाषा में, संस्कृत में इनकी संख्या 9 होती है, जबकि संस्कृत में इनकी संख्या 9 होती है। दोस्तों स्वरों के प्रकार, मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया। ह्रस्व स्वर या हम कहते हैं इसको एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर के नाम से जाना जाता है, इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा आता है दोस्तों दीर्घ स्वर, जिसको हम गुरु स्वर या संधि स्वर या फिर द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है और इनकी संख्या 7 होती है। अगला है हमारा विलुप्त स्वर। हिंदी में विलुप्त स्वरों की संख्या 8 होती है, जबकि मूल भाषा संस्कृत में इनकी संख्या 9 होती है। दोस्तों आज का यह बिंदु यहीं समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर मिलेंगे हम एक नए बिंदु के साथ। नमस्कार दोस्तों।